चलिए आज चालू करते हैं। किस जो कौन सी टॉपिक में पहुंचे हैं अपन? लास्ट क्लास में क्या हुआ था, कोई बताएगा? कल कहां तक कंप्लीट हुआ था लास्ट क्लास में? हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू द ईयर, यानी वर्ष भर किराए पर उठाई गई मकान संपत्तियां। इस पे पिछली क्लास में चर्चा हुई थी, जिसमें क्या क्या आपको करना है, तो गणना किस तरीके से की जाएंगी, कैसे की जाएंगी, किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा, इस पर हमने बात किया था। आज हम नेक्स्ट उससे आगे बढ़ते हैं। पूर्णतः स्वयं रहने के मकान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्णतः स्वयं के रहने के मकान। ठीक है, तो जिस मकान या मकानों में करदाता या उसका परिवार रहता है, उनसे जो प्रत्यक्ष रूप से कोई आय नहीं होती, इसलिए ऐसे मकान को कर मुक्त माना गया है। लेकिन ऐसी कोई दो मकानों के निर्माण या क्रय हेतु ऋण पर ब्याज की कटौती की पात्रता उसमें होती है, इसलिए ऐसे मकानों को गणना में लिया जाता है। तो वार्षिक मूल्य तो इसका क्या होगा? शून्य होगा। यदि स्वयं के मकान पर रह रहा है, वो स्वयं उस मकान में रहता है, तो उसका वार्षिक मूल्य शून्य होगा। यानी जिस एक मकान में या दो मकान में करदाता स्वयं रहता हो, तो ऐसे मकानों का वार्षिक मूल्य शून्य होगा, नील होगा। स्वयं के रहने के मकान के संबंध में नगर पालिका कर और अन्य व्ययों के लिए कोई कटौती नहीं मिलती है। एक करदाता स्वयं या परिवार के आवास हेतु अधिकतम दो मकानों के संबंध में कर मुक्त प्राप्त कर सकता है। यदि दो से अधिक मकान स्वयं के आवास हेतु यदि प्रयुक्त करता है या कर रहा हो, तो करदाता की इच्छा के अनुसार से कोई भी दो मकान जो कि स्वयं के आवास हेतु उपयोग कर रहा है, वह कर मुक्त होगा, अर्थात उनका वार्षिक मूल्य जो है वह शून्य होगा। और शेष मकानों की आय की गणना किराए से दिए गए मकानों की तरह से ही किया जाएगा, चाहे किराए पर दिया गया हो या ना। अब यहाँ भी प्रश्न ये भी उठता है कि करदाता कौन से दो मकानों का चयन करे जिससे कि उसका कर दायित्व कम से कम हो, क्योंकि करदाता ये चाहता है कि उसका कर दायित्व जो है वो हमेशा कम से कम रहे, जितना कम हो सके वह यह चाहता है। तो इसके लिए जो सामान्यतः ऐसे दो मकानों के या ऐसे दो मकानों का स्वयं आवास हेतु करने के लिए चुनना चाहिए जिनका उचित किराया मूल्य अधिक हो। ठीक है, जिनका उचित किराया मूल्य अधिक हो, ऐसे मकानों को उसको सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरी इसमें मुख्य बिंदु है वह है ऋण पर ब्याज की कटौती। उसका वार्षिक मूल्य क्या हो जाएगा? इसमें वार्षिक मूल्य शून्य होगा, नील होगा। ठीक है। दूसरा, अब इसमें चयन भी मैंने आपको बता दिया कि चयन आपको कैसे करना है। मैक्सिमम दो मकान के लिए होगा आवास की स्थिति में। यदि दो से अधिक है तो उसको दो कोई भी मकान को चुनना होगा जिसका कि वार्षिक मूल्य शून्य हो।
और वो करदाता ये चाहता है कि उसका कर्जा कम हो, तो उस समय में उसका उचित किराया देखना होगा। जिसका उचित किराया अधिक होगा उसको ले लेना चाहिए, जिससे कि उसका कर्जा कम हो। दूसरा, ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज, ठीक है, ऋण पर ब्याज की कटौती, ठीक है। तो स्वयं के आवास हेतु प्रयुक्त मकानों के संबंध में ब्याज की वास्तविक राशि या अधिकतम 2 लाख रुपए। वास्तविक राशि और अधिकतम कितना, 2 लाख रुपए। अधिकतम 2 लाख रुपए, जो कम हो इन दोनों में जो कम। तो स्वयं के आवास हेतु मकानों के ऋण के ब्याज के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको कि आपको ध्यान रखना है, उसमें यह है कि मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय करदाता द्वारा स्वयं के आवास हेतु प्रयुक्त या एक या कोई दो मकानों के ऋण के ब्याज की कटौती के संबंध में इनको विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है, या आपको ये ध्यान रखना है कि यदि मकान क्रय किया है या निर्माण किया है, ठीक है, मकान जो है इसमें हम चलते हैं कटौती, ठीक है। तो वहां पर आपको ध्यान देना होगा कि मकान का क्रय या निर्माण, ठीक है, मकान का क्रय या निर्माण जो है 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999, ठीक है, के पूर्व लिया गया हो, के पूर्व। यदि मान लीजिए 1 अप्रैल 1999 के पूर्व लिया गया है, तो स्वयं के आवास हेतु मकान के निर्माण या क्रय या सुधार या मरम्मत हेतु 1 अप्रैल 1999 के पूर्व लिए गए ऋण के ब्याज की वास्तविक राशि, ठीक है, यदि मान लीजिए इसके पूर्व लिया गया ऋण है तो ऋण पर ब्याज वास्तविक राशि ₹30,000 तक की कटौती मिलेगी, ठीक है। और जो दूसरे मकान की आय में से घटेगी, दूसरे मकान की आय में से घटेगी। यदि करदाता के पास अन्य कोई मकान ना हो या अन्य मकान की आय अपर्याप्त हो, तो स्वयं के मकान के ऋण के ब्याज की कटौती योग्य राशि अन्य शीर्षक की आय में समायोजित की जाएगी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया बंधु, नहीं आया? चलिए, यदि मकान क्रय या निर्माण, ठीक है, मान लो मकान खरीदा हो या उसको बनाने के लिए ऋण लिया हो, तब 1 अप्रैल 1999 के पहले यदि मान लो ये ऋण दिया है, तो उस ऋण पर ब्याज जो है, तो उसका ऋण पर ब्याज निकालेंगे। ऋण पर ब्याज जो निकालेंगे उसकी वास्तविक राशि, यानी वास्तव में जो
जो ऋण लिया है उसका ब्याज कितना बन रहा है और अधिकतम उसमें सीमा कितनी है 30,000 रुपए तक। यदि मान लीजिए इसमें कटौती जो मिलती है ऋण पर ब्याज उसकी अधिकतम सीमा 30,000 रुपए। अब इन दोनों में देखेंगे उसकी वास्तविक प्राप्त राशि और अधिकतम राशि, ठीक है ना। इन राशियों को देखा जाएगा और उसके उपरांत उसमें कटौती दी जाएगी और यदि मान लो उसके दूसरे मकान की आय में से उसको घटा दी जाएगी। यदि करदाता के पास अन्य कोई मकान ना हो माने और कोई उसका मकान ना हो और अन्य मकान की जो आय है वो अपर्याप्त है, ठीक है, यानी कि सफिशिएंट नहीं है उसके पास, तो स्वयं के मकान के ऋण पर जो ब्याज की कटौती योग्य राशि होगी वह अन्य शीर्षक की आय में से उसको समायोजित की जाएगी। माने अन्य शीर्षक की जो आय है जैसे कि आपका वेतन से आय है या हाउस प्रॉपर्टी से, तो हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, फिर मान लीजिए अन्य साधन है या फिर पूंजी से है या आपका व्यापार पेशे से है, तो उसमें उसको समायोजित किया जाएगा, ठीक है, क्लियर। दूसरा, ये तो एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, अब इस पॉइंट को आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए एक करदाता के स्वयं के आवास पर नगर पालिका मूल्यांकन 48,000 रुपए उसका वार्षिक है, उसने इस मकान के संबंध में जो व्यय है जो चुकाए, मान लीजिए नगर पालिका का 6,000 रुपए चुकाया, मरम्मत 6,700 चुकाया, बीमा 1,200 चुकाया, मकान निर्माण के ब्याज जो है 32,000 रुपए का है और ऐसी दशा में मकान का जो वार्षिक मूल्य है तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, नील। जैसे कि मैंने बताया स्वयं के मकान रह रहा है वो स्वयं आवास के लिए है तो वो उसका वार्षिक मूल्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, नील हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मकान निर्माण के लिए ऋण के ब्याज की जो अधिकतम कटौती है वो कितनी है 30,000 रुपए और इसमें कितना है मकान निर्माण के लिए उसका ऋण पर ब्याज कितना है 32,000 रुपए है, ठीक है ना। तो जो मकान तो मकानों की आय से घटाई जा सकेगी, इसके अलावा उसे किसी भी प्रकार से कोई भी कटौती नहीं मिलेगी, ठीक है ना, क्लियर। अब हम दूसरा आते हैं, यदि मान लीजिए मकान जो है 1 अप्रैल 1999 के बाद, अभी हमने क्या किया पूर्व, अब यदि मान लो इसके बाद है, ठीक है, इसके बाद यदि लिए गए ऋण से बना हो या खरीदा गया हो, ठीक है, मतलब 1 अप्रैल 1999 के बाद यदि मकान को खरीदा गया हो या उसको बनाया गया हो और उस पर लिया गया ऋण जो है, तो यदि मकान करदाता के स्वयं के आवास हेतु प्रयुक्त 1 अप्रैल 1999 के बाद लिए गए ऋण से बनवाया गया हो या खरीदा गया हो, तो ऐसे मकान के निर्माण क्रय हेतु लिए गए ऋण के ब्याज की अधिकतम कटौती जो है वह 2 लाख रुपए तक प्राप्त होगा। अधिकतम जो है, ठीक है, अधिकतम इसमें कटौती 2 लाख रुपए तक होगा, ठीक है। इसके पूर्व था तो कितना था 30,000 रुपए और यदि इसके बाद लिया है तो उसमें अधिकतम कटौती कितनी होगी 2 लाख रुपए। छूट कटौती मतलब छूट, जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो ये कटौती तभी मिलेगी जब ऐसे मकान का क्रय या निर्माण 5 वर्ष में पूरा हो गया हो। इस शर्त को आप ध्यान रखेंगे, तो अधिकतम कटौती 2 लाख रुपए की मिलेगी, तो ये जो ऐसे मकान है यदि निर्माण किया है तो वो 5 वर्ष में पूरा हो गया हो, 5 वर्ष में पूरा हुआ हो, ठीक है, तभी उसको ये कटौती मिलेगी भाई, है ना, क्लियर, ये ध्यान रखेंगे। अब तीसरी पॉइंट आते हैं, यदि
ऋण जो है वो 2 मकानों के लिए गए हैं, ठीक है। यदि मान लो लोन जो लिया गया है वो 2 मकान के लिए लिया गया है, तो कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर 2020-21, ठीक है, इसमें करदाता के स्वयं या उसका परिवार यदि उसको उपयोग में लाता है तो 2 मकान कर रखे गए हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति में यदि करदाता दोनों मकान के निर्माण के लिए या खरीदने के लिए या सुधार के लिए ऋण लिया है तो ब्याज की कटौती उसमें दोनों मकान के ऋणों के ब्याज की संयुक्त राशि, ठीक है, संयुक्त राशि मतलब दोनों का ब्याज, दोनों मकानों का संयुक्त, दोनों को लेंगे, ठीक है। ब्याज की जो राशि होगी उसमें क्या करेंगे, संयुक्त दोनों मकानों के ऋणों के ब्याज की संयुक्त राशि, है ना, ऋण का ब्याज, ध्यान रखेंगे ऋण के ब्याज, ठीक है ना, ये संयुक्त राशि। दूसरा, अधिकतम 2 लाख रुपए, अधिकतम 2 लाख रुपए, ठीक है, जो दोनों में कम हो, तो कम, ठीक है, दोनों में से जो कम होगा, अर्थात स्वयं के आवास या आवासों के ब्याज में कटौती की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए होगी, दोनों मकानों की दशा में वृद्धि नहीं होगी। क्लियर? जैसे एक मकान के लिए आपको पहले बताया कि 1 अप्रैल 1999 के बाद यदि मान लीजिए मकान बनाने के लिए, खरीदने के लिए या सुधारने के लिए, मरम्मत के लिए यदि मान लो ऋण लिया है, ठीक है, तो उसकी वास्तविक राशि या अधिकतम 2 लाख रुपए तक की कटौती मिलेगी, है ना। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अब मान लीजिए 2 मकान है, अब 2 मकानों का निर्माण मैंने उसको बनाने के लिए, खरीदने के लिए या उसको सुधार करने के लिए ऋण लिया है 2 मकानों के लिए, है ना, तो उन दोनों मकानों के ऋण का जो ब्याज है उसको जोड़ देंगे, ठीक है, वो दोनों जुड़ जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल भाई 2 मकानों के लिए ऋण लिया है, पहले मकान का 1,50,000 रुपए आ रहा है ब्याज ऋण पर, दूसरे का 1 लाख रुपए आ रहा है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे 2,50,000 रुपए हो गया ऋण पर ब्याज, है ना। लेकिन यहाँ पर अधिकतम सीमा कितनी है, 2 लाख रुपए। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि भैया 2 मकान है तो दोनों में 2 लाख रुपए मिलेगा, तो 4 लाख हो गया, ठीक है ना। यदि हम 4 लाख मानते हैं तो ये 2,50,000 रुपए एग्जिट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अधिकतम सीमा यानी उसकी कितनी मिलेगी, 2 लाख रुपए ही मिलेगी। तो यहाँ पर कटौती उसको कितनी मिलेगी, 2 लाख रुपए की मिलेगी, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया, 50,000 रुपए। इस पर क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा भाई, ये कर योग्य होगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना होगा। अब नेक्स्ट हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। यदि ऋण का कुछ भाग 1 अप्रैल 1999 के पूर्व लिया गया, ठीक है, और कुछ भाग 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया, दोनों चीजें आ गई यहाँ पर, ठीक है, पूर्व और बाद, ठीक है, 1 अप्रैल 1999 के पूर्व और के बाद। अभी इसमें कुछ भाग जो है वो पूर्व में लेता है और कुछ भाग बाद में लेता है ऋण की जो राशि, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए क्या होगा, तो ये आवश्यक नहीं है कि मकान क्रय या निर्माण के लिए ऋण एक मुश्त या एक ही बार में ले लिया,
ये कोई जरूरी नहीं है भाई, ठीक है ना भाई। मान लीजिए इसके पहले वो कर रहा था और उसके पहले उसको ऋण ले लिया और फिर कुछ भाग जो पार्ट है जो ऋण सेंक्शन हुआ है उसको जो लोन सेंक्शन हुआ है वो 1 अप्रैल 1999 के पूर्व कुछ पार्ट मिल गया और कुछ पार्ट जो है वो उसको बाद में मिला। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना पड़ेगा? तो निर्माण अवधि के दौरान करदाता जो है अलग अलग किस्तों में ऋण लेता है, उसको ऋण जो है प्रदाय किया जाता है। आप देखेंगे कि जब मकान, एक सामान्य कॉन्सेप्ट है, बैंक से आप लोन लेने जाते हो, मकान आपको बनवाना है, आपने इंस्टीमेट दिया कि भाई मकान मान लीजिए 30 लाख रुपए में कंप्लीट हो रहा है और 30 लाख रुपए का आप लोन सेंक्शन करा रहे हो, तो ये लोन कोई जरूरी नहीं है आपको 30 लाख रुपए एक ही बार में आपको दे दे, इसका 3 किस्त दे दिया हो, ठीक है, 10 लाख रुपए का प्रथम किस्त, फिर 10 लाख का द्वितीय किस्त, फिर 10 लाख रुपए का तृतीय किस्त। अब इसमें उसके टर्म्स एंड कंडीशन पर आधार होगा, अर्थात आपका जब ये है कि वित्त लेवल तक के मकान जो है 3 स्टेप पर आपको बनाने के लिए दे रहा है। जब आप जमीन से ऊपर तक के आपने आए तो उसके लिए 10 लाख रुपए का उसने दिया, स्ट्रक्चर बड़े करने के लिए उसने 10 लाख रुपए दिया, इसका वेरिफिकेशन करने के बाद वो क्या है लोन आपको सेंक्शन करता है, फिर आपका ये स्थिति हो गया। ठीक, अब यदि हम मान लें कि भाई ये 1 अप्रैल 1999 के पूर्व का है और ये बाद का है, ठीक है, ये बाद का, तो भाई लोन जो है जो लिया गया है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही किस्त में आपको लोन, यदि मान लीजिए अलग अलग तिथियों में अलग अलग आपको किस्तों पर लोन सेंक्शन तो हुआ है आपको 30 लाख, लेकिन मिल क्या रहा है आपको स्टेप बाय स्टेप में। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना होगा इस पर जो कटौती मिलेगा, यदि पूर्व में लिया है तो इस पर आपको 30,000 रुपए की कटौती मिलेगी और यदि बाद में लिया है तो इसमें कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए का, ठीक है ना। तो ये आपका ये हो गया 30,000 रुपए और 2 लाख रुपए, इसमें इसको अलग अलग उसकी कटौती प्राप्त होगी, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आपका उसमें है, इसमें ये मेरे ख्याल से 5वां पॉइंट हो गया आपका, इसमें हम चल रहे हैं तो ये नेक्स्ट पॉइंट क्यों कौन सा पॉइंट हुआ, 4 तो हो गया है बेटा, 4 पॉइंट तो मैंने बता दिया ना। ऋण पर ब्याज की कटौती पहला यदि 1 अप्रैल 1999 के पूर्व हो, दूसरा 1 अप्रैल 1999 के बाद हो, यदि 2 मकानों का ऋण लिया गया हो, 2 मकानों के लिए लिया हो, और चौथा आपका 1 अप्रैल 1999 के पूर्व और 1 अप्रैल 1999 के बाद, तो 4 पॉइंट। 5वां जो है नेक्स्ट पॉइंट, यदि ऋण मकान सुधार या मरम्मत के लिए लिया हो, सुधार अथवा मरम्मत के लिए, ठीक है, यदि मान लीजिए जो लोन ऋण जो लिया गया है वह उसके सुधार या मरम्मत के लिए लिया है, यदि करदाता ने स्वयं के आवास के सुधार या मरम्मत के लिए ऋण लिया हो तो वास्तविक ब्याज ठीक है या 30,000 रुपए, ठीक है, जो कम हो इन दोनों में जो कम कटौती मिलेगी, कटौती योग्य होगी, ठीक है, चाहे ऐसा मकान का जो ऋण लिया गया हो वो 1 अप्रैल 1999 के पूर्व हो या बाद में लिया गया, अर्थात सुधार या मरम्मत हेतु लिए गए ऋण पर 30,000 रुपए से अधिक ब्याज की कटौती प्राप्त होगी, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में निर्माण अवधि की ब्याज की कटौती, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं होने के बाद, अब भाई ऋण जैसे कि लोन मैंने बताया आपको 3 स्टेप में मैंने बताया था, 3 स्टेप में मिल रहा है मकान बनवाने से लेकर
उसके फिनिश यानी पूर्ण होने तक। यदि निर्माण अवधि के ब्याज की कटौती, निर्माण अवधि, भाई निर्माण अवधि मतलब जिस समय में वो बन रहा है उसका पूर्ण हो रहा है उसमें, तो इसमें ब्याज की जो कटौती होगी, ठीक है। यदि करदाता ने स्वयं के एक आवास या फिर दो आवास जो भी हो के निर्माण हेतु कोई निवेदन किया है और मकान बनने में समय लग गया हो, तो निर्माण अवधि का ब्याज जो है, निर्माण अवधि के समय ब्याज जो है, ब्याज, ठीक, तो ब्याज की जो राशि होगी इसको क्या करना होगा, 5 समान किस्तों में, 5 समान किस्त यानी कि 1/5, ठीक है, 5 समान किस्त 5 भागों में उसको विभाजित कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको गत वर्ष से प्राप्त होगा जिस गत वर्ष में निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे आप, जब ब्याज की कैलकुलेशन कब होगी, जिस समय में मकान का निर्माण हुआ, ठीक है। 1 अप्रैल 2000 में ऋण लिया हुआ, अब इसका ऋण लिया है 2000 में, अब उसका मकान का निर्माण है, ये 1 अप्रैल 2000 से चालू हो गया। अब ये लगा 2001 2002, इसमें उसका मकान कंप्लीट हुआ, तो इस पर ब्याज की जो गणना होगी वो कब होगी, 2002 से, ठीक है। ये निर्माण अवधि में उस पर ब्याज नहीं लगेगा जो वो लिया है, ठीक है ना। उसकी ब्याज की गणना कब होगी, 2002 से, यानी कि जिस समय, जिस अवधि में मकान का निर्माण पूर्ण हुआ, यानी मकान जब बनकर तैयार हो गया, फिनिश हो गया, उस समय उसकी ब्याज की गणना, और वो कितने समान किस्तों पर होगा, 5 समान किस्तों पर उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा, निर्माण अवधि के ब्याज की गणना ऋण प्राप्त करने की तिथि से पूर्ण होने वाले वर्ष के पूर्व, ठीक है, पूर्व आने वाले 31 मार्च तक की जाएगी, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर में चलता है ऑपरेटिंग मार्च, तो 31 मार्च, जैसे फॉर्म मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूं। 1 मई 2017, 1 मई 2017, ठीक, 1 मई 2017 को लिया गया, तो ऋण लिया है, ठीक है, 1 मई 2017 को लिया मकान बनवाने के लिए भाई, ठीक है, और उसका निर्माण जो है 1 अगस्त 2019 को पूर्ण हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, पूर्ण हुआ, लोग कब लिया, 1 मई 2017, मकान का निर्माण पूर्ण कब हुआ, 1 अगस्त 2019 को हुआ। तो ऐसी स्थिति में निर्माण अवधि का जो ब्याज है, ठीक है, वो कहां से कैलकुलेशन होगा, 1 मई 2017 से, 1 मई 2017 से कहां तक का चला जाएगा आपका, 31 मार्च 2019, ठीक है, इसको गिना जाए, ठीक। और इसकी जो कटौती होगी तो क्या करेंगे, 1/5 यानी 5 समान किस्तों में
प्रति वर्ष ब्याज के साथ मिलेगा। क्योंकि मकान 1 अगस्त 2019 को पूरा हुआ, ठीक है, इसलिए अप्रैल 2019 से जुलाई 2019 तक ब्याज चालू वर्ष के ब्याज के साथ ही कटौती होगी। क्लियर? क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 से अधिक मकानों को स्वयं के आवास हेतु प्रयोग करना। यदि करदाता 2 से अधिक मकानों में स्वयं रहता है तो कोई 2 मकान को छोड़कर बाकी मकान किराए से दिया गया माना जाएगा। ऐसी स्थिति में करदाता को करदायित्व कर कम करने के लिए अधिक वार्षिक मूल्य वाले कोई भी 2 मकान को स्वयं के निवास हेतु उसको चुनना होगा। स्वयं के मकान का खाली पड़े रहना, स्वयं का मकान है और वो खाली रह रहा है, ये भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 23 अंडर सेक्शन 23(2)(b) के में परिभाषित किया गया है। यदि करदाता अन्य स्थान पर नौकरी कर रहा हो या कोई व्यापार करने के कारण स्वयं रहने का जो मकान है, उसका मकान कोई भी दो का उपयोग नहीं कर पाता हो, अर्थात मकान खाली रहता या खाली पड़े रहे, तो ऐसे मकान या मकानों का वार्षिक मूल्य तो शून्य होगा। इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि मकान किसी को किराए पर ना दिया हो, ना कोई लाभ उठाया हो। ऐसे मकान पर ऋण की ब्याज की अधिकतम कटौती स्वयं के मकान की तरह ही आपको 30,000 रुपए और 1 अप्रैल 1999 के है तो 30,000, या यदि 31 मार्च 1999 के बाद करना है तो 2 लाख रुपए, जो भी स्थिति इसमें लागू होगी उसके अंतर्गत उसका गणना करता है। ठीक है, यहां पर यह भी ध्यान रखना है, कर निर्धारण वर्ष 2020-21 से करदाता कोई 2 मकान स्वयं के आवास हेतु चयन कर सकता है, लेकिन यदि करदाता वास्तव में केवल एक ही मकान स्वयं के आवास हेतु प्रयोग कर रहा है और बाकी मकान किराए से दिए गए हैं, ठीक है, तो केवल वही मकान कर मुक्त होगा जिसमें करदाता स्वयं रहता है। ठीक है, यहाँ पर उसको दोनों मकानों में कर मुक्त नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है, दूसरे मकान को किराए पर उठाया। तो यहाँ पर जो अन्य जो उसके मकान होंगे, जिस मकान में वो स्वयं रह रहा है, उसके अलावा जो दूसरे मकान, उसका मूल्यांकन जो है वह मकानों के नियमों के आधार या उनके अनुसार से किया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें हम बढ़ते हैं। ये तुमको आपका पूर्ण रूप से जो दिया गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अंशतः किराए से या अंशतः स्वयं के रहने का मकान। ठीक है, अंशतः किराए से या अंशतः स्वयं के रहने के, ठीक है, पार्टली लेट आउट एंड पार्टली शिफ्ट अप। इस प्रकार के मकान जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है मकान का कुछ भाग वर्ष वर्ष स्वयं रहा हो, ये जो है ये दो प्रकार है। ठीक है, पहली स्थिति जो है इसके मकान के कुछ भाग में वर्ष भर स्वयं रहा हो, कुछ भाग में स्वयं रहा हो,
है ना, वर्ष में, और कुछ भाग वर्ष भर किराए में दिया। ठीक है, ये कौन सी होगी, पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति जो है वो अभी देखेंगे। दूसरा जो है इसमें, इसमें हम ये देखते हैं कि जो इस स्थिति में अंशतः किराए से या अंशतः स्वयं के रहने का मकान, तो स्वयं के भाग या इकाई उसको यूनिट में लेते हैं जब गणना करते हैं। ठीक है ना, तो यदि किसी मकान में एक निश्चित भाग में या किसी मंजिल में, ठीक है, या एक से अधिक इकाइयों में से किसी इकाई में करदाता वर्ष भर रहा हो, तो ऐसे भाग का आयकर के दृष्टिकोण से हम जब गणना करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ऐसे भाग या इकाई का वार्षिक मूल्य जो है जिसमें कि स्वयं रह रहा हो, और ऐसा भाग या इकाई जिससे संबंधित ऋण के ब्याज की कटौती जो मिलेगी वो क्या है, 30,000 रुपए, और ध्यान रखना होगा इसमें अधिक ब्याज निकाला जाएगा उसके अनुसार से। यदि किराए से दिया गया कोई भाग है, कोई इकाई है, और उसकी जब गणना करेंगे तो मकान के जिस हिस्से में या जिस मंजिल में या जिस इकाई में वर्ष भर किराएदार रहा हो, तो ऐसे भाग का मूल्यांकन जब आप करेंगे तो उसमें किराए से दिए गए भाग का सकल वार्षिक मूल्य, ऐसा भाग या इकाई का उचित किराया, नगर पालिका मूल्य, उचित किराया, मानक किराए को ध्यान में रखना हो, जो कि मैंने आपको क्लास में बताया, और ऐसे भाग से गत वर्ष में प्राप्त या प्राप्त किराया, ठीक है, जो कि आपको मैंने बताया कि उसका उचित किराया, तो उचित किराया में, तो उचित किराया जो मूल्य होगा उसमें आप नगर पालिका मूल्य, उचित किराया और मानक किराया होगा, इसको ध्यान में रखना होगा। और ऐसे भाग से गत वर्ष में प्राप्त किराया यानी कि जो वास्तविक किराया मिला, तो चार तरीके से आपको देखिए, चार रेंज हो गए आपके, ठीक है ना, वास्तव में प्राप्त किराया, नगर पालिका मूल्य, उचित किराया और मानक किराया। तो इन दोनों में जो अधिक होगा, तो ये जो मैंने कैलकुलेशन आपको पिछली क्लास में बताया उनकी कैसे लेना, जैसे कि उचित किराया, नगर पालिका मूल्य है, उचित किराया है, मानक किराया है, इसमें से जो अधिक होगा, फिर उसके बाद जो वास्तव में प्राप्त किराया है वो, और इन दोनों में जो कम हो उसको लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है जिसको कि आप ध्यान रखना होगा, कर चुके हैं। तो यहाँ पर आशय उसका वही है, तो इन दोनों में जो अधिक होगा वह सकल वार्षिक होगा, ठीक है। अनुपातिक नगर पालिका कर इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। अनुपातिक का मतलब वही है कि जो अंशतः किराए का है और अंशतः स्वयं के लिए है, तो जब स्वयं के लिए है तो उस समय तो वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जितने समय के लिए वह अनुपातिक भाग जब किराए का लिखा हुआ है उतने के आधार पर वह राशि कटौती होगी। अब यहाँ पर धारा 24 के अंतर्गत इसमें कटौतियां दी जाएंगी। तो वैधानिक कटौती जो है वह 30% है शुद्ध वार्षिक मूल्य का, और दूसरा ऋण पर ब्याज जो कि कटौती, ये आपका बिंदु है जिस पर ध्यान, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया है। देखो, वास्तविक प्राप्त किराया स्टैंडर्ड माने फेयर वैल्यू, माने ये डिसाइड होगा उसके क्षेत्र और ताकि के आधार, माने उस मकान का उतना कितना किराया होना चाहिए, ठीक है, ये उचित किराया। अब स्टैंडर्ड मतलब कि कितना होना चाहिए, माना एक तय है, उसके आधार पर उसका, ठीक है। और नगर पालिका मूल्य के आधार पर यानी कि उस क्षेत्र के आधार पर नगर पालिका ने कितना उसका निर्धारण किया है।
और वास्तव में उसको ले कितना रहा, तो वास्तव में किराया। तो ये हम पिछली क्लास में किराए के चर्चा किए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाले, ये तो हो गया रहने के लिए। अब मान लीजिए इसमें व्यापार के लिए उपयोग करता है, ठीक है। तो जिस मकान में करदाता का स्वयं का व्यापार है या कार्यालय है या उद्योग है या व्यवसाय चलाता है, ठीक है, तो उस मकान की आय की गणना मकान संपत्ति के आय शीर्षक में नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, तो वो प्रोफेशनल हो गया ना कि भाई मान लीजिए वो उसमें से व्यापार कर रहा हो, या मान लीजिए ऑफिस डाला हो या किसी भी प्रकार से कोई प्रोडक्शन के लिए उद्योग चला रहा हो, है ना। तो ऐसे मकान की आय तो होगा, जैसे कि कारखाना के लिए भवन हो, शोरूम हो, गोदाम, वेयर हाउस हो, कर्मचारियों के रहने के लिए आवास दिया गया हो, कार्यालय भवन हो। तो करदाता के स्वामित्व वाले व्यवसाय और उद्योग में काम में यदि आ रहे हैं तो ऐसे मकान की आय गणना नहीं की जाएगी। ऐसे व्यवसायिक भवनों से संबंधित जो नगर पालिका कर है, बीमा है, बीमा में ऋण पर ब्याज, ठीक है। तो ये कटौती व्यापार पैसे, ठीक है, क्योंकि ये व्यापार पैसे में आ रहा है ना। तो व्यापार पैसे से आय से अंतर्गत इसकी गणना में उसी समय उसको शामिल किया जाए। मकान संपत्ति से आय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उसमें आपको ध्यान रखना है कि गत वर्ष में बनाया बिका मकान, ठीक है, जहां पर आपको प्रावधान जो है अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिलेटिंग टू इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति जो शीर्षक है इसके अंतर्गत यदि आप आयकर की गणना कर रहे हैं तो उस समय में आपको जिन बिंदुओं को ध्यान रखना है, जिन बातों को ध्यान रखना है, वो ये होगा। पहला तो ये गत वर्ष में बना या बिका मकान, यदि कोई मकान गत वर्ष अर्थात 2019-20, ठीक है, हमारा असेसमेंट ईयर वर्ष कौन सा हो गया, 2020-21, ठीक है। और जब हम गणना करते हैं तो किसमें करते हैं, गत वर्ष में करते हैं। तो गत वर्ष हो गया आपका 2019, क्लियर। यदि इसमें इस दौरान बनकर तैयार हुआ है तो मकान पूर्ण होने की तिथि से यानी कि 31 मार्च 2020 तक की अवधि मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार यदि मान लीजिए करदाता ने गत वर्ष में कोई मकान बेच दिया या हस्तांतरित कर दिया तो 1 अप्रैल 2019 से जो बिक्री की तिथि होगी, जिस स्थिति में उसको बेचा या हस्तांतरित किया उस अवधि तक का उसका मूल्यांकन किया जाए, क्लियर है। दूसरा, जो कटौती दी जाए, कर की कटौती, तो कर की कटौती के बाद जो कुल प्राप्त किराया, तो यदि करदाता ने अपने मकान कोई मकान संपत्ति या हिंदू विभाजन के अलावा अन्य किसी फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, बैंक एटसेट्रा और किसी को भी किराए पर दिया या वर्ष भर उसका सकल किराया 2,40,000 रुपए से अधिक हुई तो मकान स्वामी को 10% उद्गम स्थान पर कटौती करके किराए का भुगतान किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। और ऐसी स्थिति में मकान की आय की गणना करते समय सकल किराया शामिल करेंगे और किराएदार द्वारा जो राशि है वो छूट देकर आयकर की राशि में से प्राप्त करें, ठीक है। तीसरी पॉइंट, बिजली, पानी, नाली,
या लिफ्ट की जो सुविधाएं, यदि मकान मालिक ने किराएनामे की शर्तों के अनुसार से किराएदार को निःशुल्क बिजली, पानी या किसी कोई अन्य सुविधाएं प्रदान करती हो, तो इन सुविधाओं का व्यय प्राप्त किराया यानी कि वार्षिक किराया देने से कम कर दिया जाएगा। यदि प्रश्न में यह स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया हो, ये सुविधाएं किराए शर्तों के अनुसार से नहीं दी गई है या नहीं तो इनकी राशि प्राप्त किराए में से नहीं घटेगी। नेक्स्ट मुख्य बिंदु ये भी ध्यान रखना है आपको कि संपत्ति पर संयुक्त स्वामित्व, अनेक से अधिक जो व्यक्ति है उनका स्वामित्व, ये भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। आप इसका अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि किसी मकान संपत्ति पर एक से अधिक व्यक्तियों का संयुक्त स्वामित्व हो, तो ऐसी स्थिति में संपत्ति का मूल्यांकन करने के बाद करदाता की आय में से उसका कर योग्य हिस्सा अलग कर दिया जाता है, यानी शामिल किया जाए। ठीक है, यानी करदाता की आय में उसका कर योग्य हिस्सा शामिल कर दिया जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मकान संपत्ति की हानि, ये कुछ जरूरी नहीं है कि आय हिस्सा उसका फायदा, हानि भी हो तो क्या होगा। तो मकान संपत्ति से यदि हानि हो तो उसका समायोजन है, समायोजन किस तरीके से आप, यदि एक मकान की हानि स्वयं रहने के मकान के ऋण के ब्याज की कटौती या किराए पर दिए गए मकान की हानि दूसरे मकान या मकानों की आय से पूरी की जा सकती है। एक मकान की जो है दूसरे मकान से आप पूरा कर सकते हो। धारा 70 के अंतर्गत एक मकान से हानि हुई है तो दूसरी मकान से आप भी कर सकते हो। यदि अन्य मकानों की आय पर्याप्त नहीं तो चालू वर्ष में मकान संपत्ति की हानि अन्य शीर्षक की आय से की जा सकती है। मान लो आपके पास 2-3 मकान है और जो लॉस हो रहा है वो पूरा नहीं हो पा रहा। मान लीजिए एक मकान से हानि हुई, 2 मकान से आपको कितना है, लेकिन वो जो पहले मकान की हानि है उसको आने में जो हमारे पास और अन्य जो मकान है उससे हम नहीं कर पा रहे, तो भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 71 के अंतर्गत उसको दूसरे आय शीर्षक के अंतर्गत पूरी की जा सकती है, समायोजित की जा सकती है। यदि गत वर्ष में मकान संपत्ति से कोई हानि हुई है और उसे अन्य शीर्षक से भी पूरा नहीं किया जा सकता या संभव नहीं, तो पूर्ति के आगामी 8 वर्ष ध्यान रखना, ठीक है, उसको कैसे पूरा कर सकते हो, आने वाले 8 वर्षों तक ले जाया जा सकता है। यदि नुकसान हो गया है, हानि है और हमारे पास मकान है उससे भी उसकी प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही है, समय नहीं हो पा रहा है, तो धारा 71 के अंतर्गत दूसरे हेड से हम पूरा करेंगे। यदि दूसरे हेड से भी संभव नहीं है कि पूरा हो जाए तो ऐसी स्थिति में आने वाले 8 वर्ष तक, यानी कि भविष्य में ऐसी हानि की पूर्ति मकान संपत्ति की आय से की जा सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु, बिना प्रतिफल जीवन साथी या अवैध संतान को संपत्ति का हस्तांतरण, यह अंडर सेक्शन 47 परिभाषित किया गया है। यदि करदाता ने अपने स्वामी वाली कोई संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के अपने जीवन साथी या अवैध संतान को हस्तांतरित कर दी है तो ऐसी संपत्ति करदाता की ही संपत्ति मानी जाएगी। ठीक है, और ऐसी संपत्ति की आय शीर्षक में करदाता की आय में शामिल की जाएगी। ठीक है, इसमें लास्ट पॉइंट हम चलते हैं कि पुराना अवशुल्क या अवशिष्ट किराया प्राप्त, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 25A के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। यदि गत वर्ष 2019-20 में करदाता को
अपने स्वामित्व वाले किसी मकान संपत्ति का पूर्व का अवसूल किराया या सुरक्षित किराया प्राप्त हुआ, तो ऐसे किराए पर पूर्व के वर्षों में कर न लगा हो, क्योंकि भाई अप्राप्त किराया किराया तो प्राप्त नहीं हुआ, तो आपको उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें कर लगाए या नहीं लगाए, है ना। तो पूर्व के वर्षों में कर न लगा हो और प्राप्त होने वाले वर्ष में प्राप्त की रकम में से क्या करेंगे, कर नहीं लगा उसमें, तो 30% वैधानिक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद शुद्ध राशि मकान संपत्ति की आय में शामिल की जाएगी। ठीक है, तो घटा नहीं है उसमें तो उसको काट लेगा। और यदि करदाता को ऐसी किसी मकान संपत्ति का किराया मिला हो तो उसे पूर्व में ही बेच दी गई हो, तो ऐसे मकान किराया वर्ष की आय में शामिल होगा। तो ये आपका मकान संपत्ति से आय तो इन ऊपर विशेष तौर पर रखना होगा। ठीक है, अब हम मकान संपत्ति से आय के जो पिछली क्लासेस में हमने किया है उसको मैं यहाँ पर एक आपको रिवाइज कर देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स पर चलें, इसके जो प्रश्नों के हिसाब से हल करेंगे। तो यहाँ पर आप मकान संपत्ति से आय का समय में प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो उस समय में आपको किन बातों को ध्यान में रखना होगा, ये आपको, ठीक है। अब सभी के लिए पॉइंट वाइज आप चाहें तो आप बता सकते हैं, उसको करके आप बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले यदि समझ किराए से दिए गए का वार्षिक मूल्य निकालना, यदि उस समय दिया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रास एनुअल वैल्यू सकल वार्षिक, ठीक है, ग्रास एनुअल वैल्यू। अब इसमें ग्रास एनुअल वैल्यू में जब आप देखेंगे तो किन चीजों को देखेंगे, पहला तो हो गया आपका नगर पालिका, नगर पालिका या कौन सा देखेंगे, किराया, या तीसरा वास्तविक, ठीक है। इन तीनों में जो होगा होगा ये आपको, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे, क्या चीज माइनस करेंगे आप, खाली रहने की, ठीक है, खाली रहने, है ना, मकान यदि खाली रहता है तो इसका वास्तव, ठीक है, तो ये निकल जाएगा, ठीक। दूसरा चले वार्षिक के बाद नगर पालिका का, नगर पालिका का, ठीक है, इसको इसमें से क्या कर देंगे, हटा देंगे, ये जो है इसमें से जो अधिक है वो हो गया, उसके बाद ये आप बना सकते हैं, आगे बना सकते हो, ठीक है ना, इसमें से आप बता दो, ठीक है। नगर पालिका का ये माइनस हो, अब नगर पालिका का मकान स्वामी द्वारा गत वर्ष में किया गया, चाहे वो किसी भी अवसर से संबंधित
यदि नगर पालिका का अदत्त हो या किराएदार ने चुकाया हो तो कटौती उसमें, तो ये माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो उसमें से क्या बचेगा, ठीक है। मकान का शुद्ध वार्षिक एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि माइनस करेंगे कटौती, कटौतियां, ठीक है। कटौतियां जो होगा क्या होगा अंडर सेक्शन 24 के अंतर्गत, अब अंडर सेक्शन 24 के अंतर्गत आपको कौन सी कटौती, एक तो आपकी कटौती, ठीक है। दूसरा कौन सा मिलेगा आपको ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, ठीक है। अब इसका दो ही है, जैसे ये जो है वैधानिक कटौती क्या होगा, एनुअल वैल्यू का 20%, ठीक है। तो आपका वार्षिक में आएगा, शुद्ध वार्षिक है उसका आप क्या करेंगे 30% देंगे, ठीक है ना। ये प्रत्येक स्थिति पर होगा, आपका जैसी शुद्ध वार्षिक आया उसका वैधानिक कटौती में, वैधानिक कटौती के अंतर्गत एनुअल वैल्यू का 30% आप। दूसरा है ऋण पर ब्याज, मकान यदि खरीदा है, बनवाया है या सुधार किया है या मरम्मत के लिए ऋण लिया है तो गत वर्ष में दे जो भी ब्याज है उसको आप देंगे। इसके पश्चात इसको माइनस जब आप करेंगे तो किराए से मकान, ठीक है, किराए के मकान से आय ये निकल जाएगा, ठीक। ये कौन से उसके लिए हो गया आपका किराए से दिया गया, ठीक। दूसरा स्वयं के मकान पर, तो स्वयं के मकान पर जब करेंगे ये एक हो गया, उस समय में आप गणना करेंगे यदि मान लीजिए कोई मकान किराए पर दिए हैं तो, ठीक है। और स्वयं का होगा तो वहां पर ये जो मूल्य है आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि वार्षिक वहां पर क्या है किराया उसमें होगा, ठीक है। और अधिकतम दो मकान दो करदाता के स्वयं एवं उसके व्यापार के पास है, तो ठीक है। यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे आपको बता दे, ठीक है ना। ये हुआ किराए पर जब दिया है तो, ठीक है। दूसरा जब हम आएंगे स्वयं का मकान, स्वयं मतलब उसका उपयोग करना, तो स्वयं जब उपयोग करेगा तो उसका वार्षिक जो मूल्य है, ठीक है, ये वार्षिक मूल्य ये क्या हो जाएगा, या इसको आप और क्लियर कर देते हो, नहीं है आप आ गया ना। वहां पर क्या करेंगे जब स्वयं का होगा तो ये आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है, 0। फिर इसमें माइनस करेंगे आप, माइनस किन चीजों को करेंगे, मकान के निर्माण या क्रय या सुधार हेतु ऋण पर ब्याज, ब्याज कटौती। अब ये है आपका मरम्मत सुधार या ठीक है। तो ये जो कटौती, अब इसकी कटौती के लिए मैंने तीनों पॉइंट आपको अलग अलग पॉइंट बताया। यदि मान लीजिए इसमें कौन से देखना है, पहले यदि एक 1993
कितना मिलेगा 30,000 रुपए। दूसरा 1 अप्रैल 1999 के बाद 2 लाख रुपए। ठीक है। और तीसरा कौन सा है? स्वयं के मकान। ठीक है, स्वयं के मकान। अब इसके दोनों ही बातें आएंगी, पूर्व की और बाद की। तो 30,000 रुपए या 2 लाख रुपए, शॉर्टकट में ही बता देना। ठीक है, तो ये बातें आ जाएगी। तो ये जो निकलेगा ये आप अन्य प्रकार की आय में ये कटौती होगी राशि जो आएगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और आगे से कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे जब चलेंगे वर्ष में कुछ समय स्वयं रहा हो और कुछ समय के लिए किराया दिया हो, ऐसे मकान है तो उसके लिए भी आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है, वार्षिक निकालना है और वार्षिक से है। तो पूरे मकान का वार्षिक देंगे और उसमें नगर पालिका राशि को घटा देंगे। आप लोगों ने नोट कर लिया है? आकृति, यस यस सर। जागृति, क्या नाम है आपका? ज्योति, सर ज्योति पटेल। ज्योति पटेल, आप लोग नोट कर लिए ये? यस सर यस सर। ओके, यहाँ पर अभी लाइव यहाँ तू बैठा हुआ है ना तो उसका इंतजार करना पड़ रहा है। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट तीसरा। तीसरी पॉइंट में आप ध्यान रखेंगे वर्ष में कुछ समय स्वयं के रहने के लिए और कुछ समय किराया पर यदि उठाया हुआ है, दिया हुआ मकान है, तो उस समय आपको कैलकुलेशन क्या करना है? तो उसमें यह देखना है कि पूरे मकान का वार्षिक मूल्य ले, वार्षिक मूल्य पूरे मकान का। भाई तो स्वयं रह रहा है तो किराया भी दे रहा है ना? तो वार्षिक मूल्य उसमें वार्षिक किराया मूल्य, वार्षिक किराया मूल्य। ठीक है, इसकी जो भी राशि होगी इसमें आप माइनस कर देंगे नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका का पूरी राशि। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, पूरी राशि ये आप माइनस कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा आपका शुद्ध वार्षिक मूल्य। नेट एनुअल। ठीक, फिर इसमें आप माइनस कर देंगे वैधानिक कटौती। अंडर सेक्शन 24 ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसमें भी वही है, आपको कौन सा इसमें कटौती मिलेगा? एक तो आपको वैधानिक कटौती, यहाँ लिख दिया हूं वैसे, वैधानिक कटौती ये एनुअल वैल्यू का डिफरेंस, और दूसरा आपको ब्याज। ठीक है, ये राशि आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो आपका मकान संपत्ति से आय निकल जाएगा।
ये तीसरी कंडीशन हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट और हम करते हैं, जिन बिंदुओं पर हमने अभी चर्चा की है, जितनी भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन पॉइंटों के अनुसार से उसका कैलकुलेशन मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ, और इसी के आधार पर भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रश्नानुसार कि प्रश्न में क्या दिया है, क्वेश्चंस कैसे हैं, और क्वेश्चन के आधार पर इन कैलकुलेशनों को हमको ध्यान में रखते हुए वहां पर उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है आपका वर्ष भर कुछ भाग स्वयं के रहने के लिए और कुछ भाग किराए पर दिए गए मकान। तो उस समय में भी आपको यहाँ पर कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा। जो आपका यहाँ पर किराए से दिए गए भाग का किराया आप दे देंगे, ठीक है। फिर नगर पालिका कर जो है यहाँ पर पूरी राशि जो है, इस पूरी राशि के जगह में आप क्या करेंगे, आनुपातिक लेंगे, आनुपातिक। आनुपातिक मतलब क्योंकि कुछ भाग में रहा है, कुछ भाग को किराए पे उठा दिया है, ठीक है ना। मतलब कुछ भाग स्वयं के रहने के लिए है और कुछ भाग किराए पर है, ऐसे दिया गया मकान है, तो उसका वार्षिक मूल्य तो लोगे, लेकिन नगर पालिका कर जो है वो अनुपातिक हो जाएगा, अर्थात अंशतः किराए से दिए गए मकान का वार्षिक मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। इसमें से भी वही है, वैधानिक कटौती आप माइनस कर दोगे और स्वयं के भाग का वार्षिक मूल्य इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। ये कटौती दे दिए, कटौती देने के बाद दूसरा पॉइंट, ये एक पॉइंट हो जाएगा उसमें, और दूसरे पॉइंट में आप क्या करेंगे, ये एक पॉइंट के लिए हो गया जो कि उसमें क्या था, उसका किराए से दिए गए भाग का वार्षिक मूल्य, किराए पर यदि दिया है तो, ठीक है। और दूसरा यदि स्वयं के भाग के लिए है, ये जो है किराए का, और दूसरा स्वयं, तो स्वयं के लिए रहेगा तो उसका तो वार्षिक मूल्य ऐसे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो स्वयं के भाग का ब्याज का अनुपातिक कटौती दोगे यहाँ पर, बस वार्षिक मूल्य आपका शून्य हो गया, बिल हो गए तो वार्षिक। अब इसमें क्या होगा, ऋण पर ब्याज, ये भी क्या हो जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा, इसको आप इसमें से क्या करोगे, निकाल दोगे, तो आपका मकान संपत्ति से आय निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम न्यूमेरिकल में जाएंगे। आपको ये थ्योरी एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, यदि आपको कहीं पर डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ। यस सर, यस सर। सेशन में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप लोग कोई पूरा देखिए